हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम अकेडमी पर। और आज हम आपको सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों। और इस क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की आपकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और आज का जो हमारा टॉपिक है मीन्स ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको विद्या गेस्ट पेपर में भी देखने को मिलेगा और जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है कि कास्ट प्रदेश के प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ की विवेचना करें, यानी डिस्क्राइब द मेन इरोजनल फीचर्स ऑफ कास्ट रीजन। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बच्चों को समझने में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आपको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी पड़ेगी और आपको ईजिली में वो समझ में आएगा। तो कास्ट प्रदेश को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वो है जल के विषय में। तो बेसिकली दोस्तों आप सबको यकीनन पता होगा कि जल को बेसिकली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जल के जो प्रकार होते हैं वो बेसिकली वर्षा जल, पहला ये है वर्षा जल, दूसरा आपका है स्थलीय जल और तीसरा है आपका भूमिगत जल। ये आपके 3 प्रकार के जल हैं दोस्तों। और बेसिकली वर्षा जल जो हमें जो नेचुरल रेन होता है, यानी नेचुरल जो बारिश होता है, उसे ही हम वर्षा जल के नाम से जानते हैं। और आपका यहाँ पर जो स्थलीय जल है, जैसे कि आपके कोई नदी में जो जल है, तालाब में जो जल है, झरने में जो जल है, उसे हम स्थलीय जल के नाम से जानेंगे। और भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर दोस्तों, जैसे आप कोई बोरिंग वगैरह करवाते हैं, बोरिंग का पानी, जैसे कुआं का पानी, ये सब आपका भूमिगत जल के अंतर्गत आता है। तो इनका संबंध काट प्रदेश से किस प्रकार है दोस्तों, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वर्षा का जल चूना प्रदेश के क्षेत्रों में पहुँचता है, यानी चूना पत्थर वाले प्रदेश में जब वर्षा का जल पहुँचता है तो वह विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जिसे हम कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं। यानी जब वर्षा का जल भूमि के रिसाव से, यानी जब भूमि का रिसाव होता है और जब वर्षा का जल भूमि के अंदर जाता है, तो यदि वर्षा का जल आपके चूना पत्थर वाले रीजन में जाता है तो वह एक आकृतियों का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, और उन प्रदेश को हम लोग कहते हैं कास्ट प्रदेश। तो उसी कास्ट प्रदेश के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो कास्ट प्रदेश बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, कास्ट स्थलाकृतियाँ सामान्यतः घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में जल की क्रिया द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ हैं। यानी जो कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं वो सामान्यतः जो होती हैं वो घुलनशील चट्टानों, यानी जो चूना पत्थर वाली चट्टानें होती हैं, उन क्षेत्रों में बेसिकली जल की क्रिया द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ हैं। इनका जो नामकरण है, इनका नामकरण यूगोस्लोवाकिया के कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ है। यानी यूगोस्लाविया में एक कास्ट प्रदेश नामक स्थान है, उसी के आधार पर इनका नाम भी कास्ट प्रदेश रखा गया, क्योंकि कास्ट प्रदेश में आपके काफ़ी सारे चूना पत्थर के रीजन हैं, जिस वजह से इसका नाम भी आपका कास्ट प्रदेश रखा गया है। जहाँ ये स्थल रूप बहुतायात से पाए जाते हैं, भारत में ऐसी स्थलाकृतियाँ रीवा के पठार, रांची पठार और चित्रकूट के पास पाई जाती है। यानी जो भारत में जो ऐसी स्थलाकृतियाँ, यानी जो काट प्रदेश है, वो बेसिकली हमारे रांची पठार, रीवा के पठार और चित्रकूट के पास पाई जाती हैं। गुप्त धाम कंदरा एक ऐसी ही गुफा है जो कास्ट प्रक्रमों द्वारा निर्मित है। यानी गुप्त धाम कंदरा ऐसी एक गुफा है जो कि काट प्रदेश में बनाए हुए है और ये कास्ट स्थलाकृतियाँ के अंतर्गत आता है। भारत में कास्ट स्थलाकृतियाँ का प्रभाव बस्तियों के बनने और उनके प्रतिरूप पर भी पड़ा है, जिससे चूना पत्थर के क्षेत्रों में जल की क्रिया के कारण कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट प्रदेश के प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं। जो कास्ट प्रदेश में जो जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो कौन कौन सी बेसिकली स्थलाकृतियाँ बनती है, उनके बारे में हमें क्वेश्चंस में बेसिकली मेनली पूछा है, तो उसी के बारे में हम लिखेंगे। तो पहला जो स्थलाकृति है वो हमारा बनता है वो है लैपीज। लैपीज जो है वो काट प्रदेश की एक प्रमुख स्थलाकृति है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चूने के प्रदेश में बनी यह एक विशेष प्रकार की आकृति है। यानी जो लैपीज है वो चूने के प्रदेश में बनती है और एक विशेष प्रकार की आकृति है जो घुलन क्रिया अथवा अपर्दन के फलस्वरूप चूना प्रधान चट्टानों की ऊपरी सतह वर्षा के जल द्वारा
अपर्दन से अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है, जिसे लैपिज कहा जाता है। यानी जो चूना पत्थर वाले रीजन में जब वर्षा जल की वजह से आपके जो उनकी जो आकृतियाँ हैं वह बेसिकली उबड़ खाबड़ हो जाती हैं। यानी आप देख सकते हैं चित्र में दिया गया है कि मान लीजिए ये एक चूना पत्थर था और वर्षा जल के कारण इसमें जो उनकी आकृतियाँ वो नुकीली और उबड़ खाबड़ हो गई है। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम यानी इन्हीं शेप को हम लैपिज के नाम से जानते हैं। और ये फिगर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यदि आप इन फिगर्स को एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन होता है वो बढ़ जाता है और टीचर्स आपको इसमें के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इन फिगर्स को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। हमारे जो अगली स्थलाकृतियाँ हैं वो है आपका घोल रंध्र। घोल रंध्र जिसे हम सिंक होल के नाम से भी जानते हैं, और इस स्थलाकृति के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल जब चूने के प्रदेशों में धरातल के ऊपर भ्रमण करता है तो सक्रिय कार्य के फलस्वरूप एक विशेष प्रकार की आकृति घोल रंध्र को जन्म देती है। यानी जब वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब चूने के प्रदेशों में मिलकर एक धरातल के ऊपर भ्रमण करता है, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर भ्रमण करता है, तो एक विशेष प्रकार की आकृति प्रदान करती है जिसे हम घोल रंध्र के नाम से जानते हैं। चूने के प्रदेशों में पहले यह जल छोटे छोटे छिद्र का निर्माण करता है, बाद में चलकर छिद्र काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इन्हीं को घोल रंध्र कहते हैं। यानी चूने के प्रदेशों में सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जल के माध्यम से छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं और वह छिद्र आगे चलकर बहुत बड़े जो छिद्र का निर्माण कर लेते हैं, यानी छिद्र काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इन्हीं को हम घोल रंध्र कहते हैं। यह आकृतियाँ अधिकांशतः लैपिज बने क्षेत्रों में अधिक पनपती है। यानी जिस क्षेत्र में अधिकतर लैपिज होते हैं, लैपिज हमने पढ़ा था अभी ऊपर, तो जिस क्षेत्र में लैपिज होता है अधिकांशतः उसी क्षेत्र में आपका जो होता है वो घोल रंध्र का निर्माण होता है। तो इसका चित्र आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार होता है। ये आपका घोल रंध्र है। हमारा जो अगला स्थलाकृतिय है वह आपका है विलय रंध्र, जिसे हम कहते हैं स्वैलो होल्स। तो विलय रंध्र घोल रंध्र का बड़ा आकार होता है। यानी जो विलय रंध्र है वो घोल रंध्र का ही एक बड़ा आकार होता है। यह आकृति इतनी बड़ी होती है कि चूने के प्रदेशों में बहने वाले नदियों का संपूर्ण जल इसमें समाविष्ट हो जाता है। यानी जो विलय रंध्र है वो घोल रंध्र का ही एक बड़ा रूप है और इसकी आकृति इतनी बड़ी होती है कि चूने के प्रदेशों में बहने वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं वो सारे आके इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये है आपका विलय रंध्र, जो कि घोल रंध्र का ही एक बड़ा रूप है। हमारा जो अगला स्थलाकृतिय है वो है डोलाइन। डोलाइन को हम इंग्लिश में डोलाइन ही कहते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आकृति बेलनाकार एवं कीपाकार यानी फनल शेप्ड में पाई जाती है। फनल शेप्ड कुछ ऐसा शेप्ड होता है, जब आपको पता होगा फनल शेप्ड कुछ इस प्रकार की होती है, वाई आकार की। इसमें अगर हम किसी लिक्विड को अगर हम ढालते हैं तो फनल शेप वाले आकार का ही यानी जो हमारा कीपाकार होता है उसका प्रयोग करते हैं। यह अधिकांशतः अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में इनके बेसिन चौड़े छिछले तथा गोल होते हैं तथा बिना वनस्पति वाले भागों में इनकी आकृति बड़े ढालयुक्त होते हैं। यानी जिस क्षेत्र में वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं उस क्षेत्र में इसका जो आकार है वो चौड़े छिछले तथा गोल होते हैं, जबकि वनस्पति वाले भागों में इनकी आकृति ढालयुक्त होती है। घोलीकरण के विलय रंध्रों का नीचे की ओर कटाव होता रहता है, जिसमें इन विलय रंध्रों का आकार बेलनाकार अथवा कीपाकार हो जाता है। इन्हें डोलाइन कहा जाता है। डोलाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों। डोलाइन का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। इन फिगर्स को आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इनकी जो महत्वता है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारा जो अगला स्थलाकृति है वो है आपका प्राकृतिक पुल, जिसे हम नेचुरल ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो जब चूने क्षेत्रों में किसी गड्ढे या कंदरा या गर्त की छत गिर जाने से कुछ अवशिष्ट भाग एक पुल के रूप में रह जाता है तो यह प्राकृतिक पुल कहलाता है। यानी प्राकृतिक रूप से बने हुए पुल को हम प्राकृतिक पुल कहते हैं। बेसिकली यह आपका जो है वो स्थलाकृति मतलब काट प्रदेश के एक स्थलाकृति में गिना जाता है। आप इसे देख सकते हैं इन चित्र को। यह एक प्राकृतिक पुल का एक उदाहरण है। हमारा जो अगला स्थलाकृति है वो है घोल रंध्र यानी सॉल्यूशन पैन। तो
घोल पटल एक प्रकार की कढ़ाई जैसी आकृति होती है जो भूमि के आंतरिक भाग में भूमिगत जल के निरंतर कटाव द्वारा बनती है। यह एक प्रकार से डोलाइन का ही एक बड़ा रूप है। यानी जो घोल पटल होता है वह बेसिकली जो इसका शेप होता है यानी जो इसका आकार होता है वो एक कढ़ाई की भांति होता है जो भूमि के आंतरिक भाग में भूमिगत जल के निरंतर कटाव यानी जो भूमिगत जल होता है उसके निरंतर कटाव की वजह से निरंतर कटाव द्वारा बनाई जाती है। यह एक प्रकार का डोलाइन का ही एक बड़ा रूप है। यानी डोलाइन का जो बड़ा रूप है उसे हम घोलरंध्र कहते हैं, ऐसे भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। हमारा अगला स्थलाकृति है राजकुंड, जिसे हम पोलजी के नाम से भी जानते हैं। पोलजी को हिंदी भाषा में हम राजकुंड के नाम से जानते हैं और यह युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त है। इसका क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है। अगला स्थलाकृति जो है वो है आपका कास्ट खिड़की, जिसे हम कास्ट विंडो के नाम से भी जानते हैं। यह डोलाइन का ऊपरी छत ध्वस्त होने से कास्ट विंडो का निर्माण होता है। यानी जो डोलाइन होता है अगर उसका जो ऊपरी छत होता है वह ढह जाता है यानी ख़त्म हो जाता है यानी ध्वस्त हो जाता है तो कास्ट खिड़की का निर्माण होता है। हमारा जो अगला और आखिरी जो स्थलाकृति है जिसे हमने पॉइंट में लिखा है वो है आपका टेरा रोसा। कार्ड प्रदेश पर जब वर्षा जल सतह के अंदर छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है तो उस छिद्र पर लाल कले मिट्टी का जमाव हो जाता है जो चूना पत्थर प्रदेश में टीले के रूप में दिखता है, उसे हम टेरा रोसा कहते हैं। टेरा रोसा की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पूरी आकृति यहाँ पर है। और इनके अलावा जो है काफ़ी सारी स्थलाकृति हैं जो काट प्रदेश द्वारा बनाई जाती है, जो कि आपका युवालाज है, कंदरा है या गुफा है, अंधी घाटियाँ हैं, हम्स है, कास्ट झीलें हैं, कास्ट घाटी, पुनार, स्टीप, हेड घाटियाँ आदि काट प्रदेश के प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है दोस्तों। और ये बेसिकली जितना भी आंसर है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। और यदि आपको यही क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछा जाए तो आप इनमें से कुछ बिंदुओं को स्किप कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।